Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on Law Semester Q&A series. Students, आज के सेशन में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे on the topic of admissions. Like, what are admissions? What is the relevancy of admissions? And who can make admissions? तो ये तीनों क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम एक एक करके with the help of simple, easy illustrations combined with केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल वेयर आई यूजुअली पोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स। आइए जी, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14। तो इन शॉर्ट हम पहले 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया, लेकिन हम एक एक करके ही उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे कि व्हाट आर एडमिशंस, तो मतलब क्या होता है एडमिशंस का। सेकंड, हु कैन मेक देम, ये आपका सेकंड पार्ट है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। हु कैन मेक एडमिशंस, लाइक देयर आर स्पेसिफिक सेक्शंस, there are 2 important sections who answers this question, तो दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। And the last one is when they can be used by or on behalf of the person making them। तो ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें कि हम बात करेंगे बेसिकली रेलिवेंसी की, और एक ऐसा सेक्शन जिसको यूजुअली स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स जिससे भागते हैं। तो आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि हम आपके सेक्शन नंबर 19 को बहुत ही सिंपल टर्म्स में कवर अप कर लें। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है सेक्शन नंबर 15 में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है सेक्शन नंबर 16 में, 17 में एंड 18 में। सो 3 सेक्शंस हैं जो हमें आंसर करते हैं हु कैन मेक देम। लेकिन मैंने इन 3 सेक्शंस को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हमारा लास्ट है, इसमें हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 19 की। आप चाहें तो यहां पे सेक्शन नंबर 20 और 21 को भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि इवन अगर सिर्फ आपको सामने क्वेश्चन ही है कि सिर्फ आपको रेलिवेंसी पर ही बात करनी है एडमिशंस की, तो सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20 एंड 21 दोनों तीनों ही सेक्शंस वहां पर आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आंसर से। सेक्शन नंबर 15, एडमिशंस डिफाइंड। तो जो टर्म एडमिशन है, इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 15। अब इस पूरी डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। यू कैन से कि 4 एसेंशियल्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। बेसिकली याद करने के लिए, समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड की गई हैं। अब वो चारों पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला है एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम बात करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशंस की, ठीक है, तो एडमिशंस फॉल करता है आपकी कैटेगरी ऑफ सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक। और सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक कौन से सेक्शंस हैं? जो कि रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसी रेलेवेंट फैक्ट्स में, जिसमें ऑलरेडी हम एक टॉपिक तो डिस्कस कर भी चुके हैं, दैट इज क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 4 से और जाता है टिल सेक्शन नंबर 14। उसी में अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका स्टेटमेंट्स का, जिसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि स्टेटमेंट्स का एक पार्ट आ जाता है आपका एडमिशंस, फिर उसी का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कन्फेशन, फिर उसी का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, और फिर उसमें लास्ट में स्टेटमेंट्स में ही आपका लास्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज अदर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, जो कि फिर आपका डाइंग डिक्लेरेशन के बाद वाले जो भी आपके सेक्शंस हैं, जो सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट कि एडमिशन क्या है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एसेंशियल, oral or documentary or contained in electronic form. This is our second essential, जिसका मतलब यह है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये किस तरीके से, इसकी फॉर्म क्या हो सकती है। तो ये ओरल स्टेटमेंट हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर ये किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कंटेंट हो सकती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, क्या हर स्टेटमेंट जो है वो आपकी कन्फेशन, सॉरी, क्या आपकी हर एक स्टेटमेंट जो है, क्या वो एडमिशन बन जाएगी? तो आंसर इज नो। कुछ ऐसी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो एक स्टेटमेंट को जो है
पास करनी होंगी और जैसे ही वो उन स्टेटमेंट्स को पास ऑन कर जाएंगी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एडमिशंस बन जाएंगी। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या है, तो वो दो क्वालिफिकेशंस है, विच इज एज पर टू सेक्शन नंबर 15 हमारे थर्ड एंड द फोर्थ एसेंशियल। थर्ड एसेंशियल क्या है, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जिसका मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट का लेना देना किससे होना चाहिए, किसी भी फैक्ट इन इशू या किसी भी रेलिवेंट फैक्ट से। और लास्ट जो कि हमारा फोर्थ एसेंशियल है, दैट इज बेसिकली जो फोर्थ एसेंशियल है, विच इज मेड बाय एनी ऑफ पर्संस एंड द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन, जो कि मतलब फोर्थ एसेंशियल हमारे बात करता है कि कौन एडमिशंस कर सकता है, कौन एडमिशंस कर सकता है। तो वो जो कि हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। तो फोर्थ जो पॉइंट है ये बेसिकली जो हेयर एंड आफ्टर मेंशन्ड है, यहां पर ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 16, read with section number 17 and section number 18। तो ये तीनों सेक्शंस मिलकर हमें बताते हैं कि कौन से वो पर्सन हैं जो एडमिशंस कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों यहां पर ये तीन सेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में सूट चल रहा है और मिस्टर सी जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है उस सूट से, और यू कैन से द स्ट्रेंजर टू द सूट, क्या वो पर्सन मिस्टर सी यहां पर एडमिशन दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए और मिस्टर बी? तो आंसर आएगा नो, राइट। तो इन शॉर्ट कि सिर्फ जो सेक्शन 16, 17 और 18 में पर्सन फॉल करते हैं वही एडमिशंस कर सकते हैं। अब द मीनिंग ऑफ एडमिशंस को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। चारों पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडमिशंस क्या है, आपकी स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज क्लियर। अब वो स्टेटमेंट की फॉर्म क्या क्या हो सकती है, तो उसमें वो ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन उस स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस लेना देना होना चाहिए किससे, किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से। और चौथा द लास्ट वन कि वो कौन कर सकता है, ये भी बहुत जरूरी है, विच मीन्स कि जो पर्सन सेक्शन 16, 17 और 18 में फॉल करता है, जब वही पर्सन वो स्टेटमेंट देगा तभी वो एडमिशन मानी जाएगी। एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सिविल में भी एप्लीकेबल होता है और क्रिमिनल में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल लॉ में ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं जिससे हमें इजीली क्लियर हो जाए कि व्हाट आर एडमिशंस, राइट। तो मान लीजिए एक सूट चल रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। लेट्स मेक सम इलस्ट्रेशन। एक सूट चल रहा है ए और बी के बीच में। ए ने वो सूट फाइल किया है। ए ने सूट में कहा है कि बी ने 10 लाख रुपीस देने हैं, तो इन शॉर्ट कि बी ओ 10 लाख रुपीस टू ए। अब जो मिस्टर बी हैं वो कोर्ट में आके कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ 6 लाख रुपीस देने हैं। अब बी कोर्ट में आके क्या कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ 6 लाख रुपए ही जो है वो ए को देने हैं, 10 लाख रुपए तो मैं ओ नहीं करता हूं। तो अब क्या ये जो स्टेटमेंट है बी की कि मुझे 6 लाख रुपए देने हैं ए के, क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में एक एडमिशन है? देखते हैं। पहला, क्या ये स्टेटमेंट है? आंसर इज यस सर, बहुत सिंपल है, दिस इज अ स्टेटमेंट कि आई ओव 6 लाख रुपीस टू मिस्टर ए। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट में भी ये लिखा है। अब स्टेप नंबर 3, क्या इसका इन्फ्रेंस है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट या फिर रेलिवेंट फैक्ट से? तो ये फैक्ट इन इशू से सीधा लेना देना है क्योंकि भाई केस ही आपका ये है कि 10 लाख रुपए देने बनते हैं। एंड द फोर्थ वन, कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है? बी। तो एज पर टू सेक्शन नंबर 16 ही इज द पार्टी टू द सूट, तो वो तो एडमिशन कर ही सकते हैं। तो मतलब ये हमारा क्या एग्जांपल बन गया है यहां पे? ये हमारा एग्जांपल बन गया है ऑफ एडमिशंस इन सिविल केसेस। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्रिमिनल लॉ का भी एग्जांपल लेते हैं।
क्रिमिनल लॉ में सबसे पहला एग्जाम्पल ही दिमाग में मर्डर ही आता है, क्योंकि चलो चलो मर्डर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। द मेन पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ना, वो तो किसी भी ऑफेंस से हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए एक मर्डर हुआ है, मान लीजिए एक मर्डर हुआ है मिस्टर ए का, ठीक है, और ही इज अ विक्टिम। अब जो मिस्टर बी हैं वो एक्यूज्ड हैं, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि बी ने ही मर्डर किया है। अब बी कोर्ट में एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि जिस नाइफ से मर्डर हुआ है दैट नाइफ बिलोंग्स टू मी। तो मतलब जिस चाकू से कत्ल हुआ है मिस्टर ए का, वो चाकू मेरा ही है, ठीक है, ये कहना है बी का। तो अब ये कन्फेशन तो नहीं है, दिस इज नॉट कन्फेशन। लेकिन हाँ भाई, चाकू मेरा है। अब वो पता नहीं किस तरीके से जिसने भी किया वो कैसे मेरे घर से लेकर गया और कैसे उसने उसी चाकू से जो है वो मर्डर किया, लेकिन वो मर्डर वेपन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब क्या ये स्टेटमेंट है? आंसर इज यस। ओरल स्टेटमेंट है? आंसर इज यस। थर्ड, फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, दे कौन रहा है? जो खुद एक पार्टी है, विच मीन्स यही एक्यूज्ड है। तो आंसर इज कि इस केस में ये आपका एग्जाम्पल बन जाता है एक एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है जी। चलिए, सो आई होप कि हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु कैन मेक देम। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज योर सेक्शन नंबर 16 एंड द सेकेंड पार्ट इज सेक्शन नंबर 17 एंड 18। अब पहला क्वेश्चन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन एक कैटेगरी में यहां पर सिर्फ मैंने सेक्शन 16 को रखा और दूसरी कैटेगरी में मैंने सेक्शन 17 और 18 को रखा। वाई सो? द रीजन इज क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे जनरल रूल की और यहां पर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। नाउ व्हाट इज द जनरल रूल एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस? जनरल रूल यहां पर ये है सेक्शन नंबर 16 में कि वही जिसका उस केस से कुछ लेना देना है, ठीक है, वही एडमिशन कर सकता है। और सुनने में भी बात बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिक वाली लगती है कि भाई अगर संदीप खत्री और आपके बीच में एक सूट है तो हम दोनों में से ही किसी एक को एडमिशन करना चाहिए, राइट। जो पर्सन स्ट्रेंजर टू द सूट है उसका यहां पर क्या काम, राइट। तो जनरल रूल यही है कि जिन पार्टीज का कुछ लेना देना होता है केस से, ठीक है, वो एडमिशंस कर सकते हैं। और वो पूरी लिस्ट हमको सेक्शन 16 में मिल जाती है, जिसमें आपको 6 लोग इस कैटेगरी के मिलते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कंप्लीटली स्ट्रेंजर टू द सूट है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्शन 17 और 18 उसी एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं कि इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल दे कैन मेक एडमिशंस, ठीक है जी। अब एक बार एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। आई थिंक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई अगर ए और बी के बीच में केस हुआ है, ठीक है, तो ए अगर एडमिशन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एडमिशन मान लिया जाएगा। सेकेंड वन, ऑथराइज्ड एजेंट। एजेंसी का कॉन्सेप्ट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो, और दूसरा यहां पर कीवर्ड है ऑथराइज्ड, कि भाई मेरा ऑथराइज्ड एजेंट है, ठीक है, तो मैंने उसको अथॉरिटी दी हुई है। वो अथॉरिटी एक्सप्रेस दी हो या इंप्लाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज ऑथराइज्ड, कि हाँ मैंने ही उसको जाकर बोला था कि भाई कोर्ट में ये एडमिशन फाइल कर दो। तो इन केस कोई दूसरा जो कि पार्टी नहीं है लेकिन एजेंट है और ऑथराइज्ड एजेंट है, तो वो भी एक वैलिड एडमिशन कर सकता है। और कौन कर सकता है जी? थर्ड, पार्टी सुइंग और स्यूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब यूजुअली कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पे काफी सारे लोगों को किसी एक या दो लोगों से या उससे ज्यादा से कोई प्रॉब्लम है, तो वो अलग अलग सूट ना करके,
ठीक है, अलग अलग सूट ना फाइल करके वो क्या करें, कंबाइन एक ही सूट फाइल कर ले और उसमें सारी पार्टीज बन जाए, पर एक उनमें क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर वाला पर्सन, और वो सूट फाइल कर दे। तो उस केस में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है तो वो भी अगर एडमिशन करता है तो वो भी दूसरों के बिहाफ पे एडमिशन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज योर फोर्थ, पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट। प्रोप्राइटरी मतलब कोई प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर, और उसमें उसका भी इंटरेस्ट है, और पिक्यूनरी मतलब कुछ पैसे का लेन देन है और उसमें जो पैसा आना है वो उस पर्सन के पास भी आएगा। तो उस केस में वो भी जो है एडमिशंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पिक्यूनरी इंटरेस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, आप मेरे घर आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो पैसों की जरूरत है। तो मैं पूछता हूं आपको कितने पैसे चाहिए, आपने कहा सर हमें 20 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको वो 20 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जब मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए तो 20 लाख मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 15 लाख थे। 5 लाख मैंने अपनी मम्मी से आपको लेकर दिए। ठीक है, अब मैंने आपको 20 लाख रुपीस दे दिए, अब आप मेरे पैसे दे ही नहीं रहे हो, तो मैंने सूट डाल दिया। ठीक है, और मैंने सूट डाला कि मैंने जो है आपसे 30 लाख रुपीस लेने हैं। ठीक है, अब अगर मेरी मदर कोर्ट में आके ये एडमिशन करती है कि 20 लाख रुपए ही देने हैं और उसमें से 5 मेरे हैं, तो क्या वो भी एडमिशन कर सकती हैं, क्योंकि उनका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है यहां पे। ठीक है, पैसा उनका भी लगा हुआ है, राइट। तो क्योंकि उनका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तो उनकी तरफ से भी आया हुआ एडमिशन जो है वो रेलिवेंट होगा। वो पार्टी टू द सूट नहीं है, लेकिन स्टिल वो एडमिशन कर सकती है। एंड द लास्ट वन इन द लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 16 इज प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट। अब ये प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट का मतलब होता है, अगेन एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट है, एक प्रॉपर्टी को लेकर, एक फार्म हाउस को लेकर। ठीक है, अब संदीप खत्री कह रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट फार्म हाउस, आप कह रहे हो कि भाई आप उसके फार्म हाउस के ओनर हो। डिस्प्यूट हो गया, हम कोर्ट चले गए, अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ओनर है कौन। इन सर्कमस्टांसेस में जब आपसे पूछा जाता है कि भाई आप ओनर कैसे हैं उस फार्म हाउस के, तो आप बताते हैं कि मैंने मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन है और उससे यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो इन शॉर्ट आपने उनके साथ सेल डीड की होगी। अब मिस्टर एक्स कोर्ट में आके कहते हैं जी हमने तो इनको बेची ही नहीं है प्रॉपर्टी, तो फिर आपका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, और मिस्टर एक्स ही ओनर है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की है। ठीक है, तो अब इन सर्कमस्टांसेस में जो मिस्टर एक्स हैं, अगर वो कोर्ट में आके एडमिशन देते हैं तो वो भी क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। अब आ जाते हैं जी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है और वो फिर भी क्या कर सकते हैं, एडमिशंस कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 17 एंड 18। लॉ स्टूडेंट्स को, स्पेशली दोज हु आर इन कॉलेज, या इवन अगर मैं बात कर लूं चलो जुडिशियल एस्पिरेंट्स की भी, ठीक है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सेक्शन 17 और 18 की इलस्ट्रेशन पर जाएं। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 17 की अगर आप लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो इतनी सीधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती है, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन अगर आप पहले इलस्ट्रेशन समझते हैं और फिर सेक्शन को पढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस टू यू। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक टिप शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब सेक्शन 17 में किस पर्सन की बात हो रही है, पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। तो अब जब हम आप सेक्शन 17 की इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, मान लीजिए आप और मैं हैं, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हो। इन शॉर्ट कि मैंने आपको जॉब पे रखा है, और अब मैंने आपको जॉब पे रखा तो मैं आपको सैलरी दूंगा, और जब मैं आपको सैलरी दूंगा तो कुछ ना कुछ काम भी करवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको वहां पर जाना है और मेरे बिहाफ पर उनसे रेंट कलेक्ट करना। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हो ही जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। अब मैंने एक दिन आपको बुलाया, मैंने कहा आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि भाई मैं आपको सो एंड सो सैलरी दूंगा, ठीक है, अमाउंट, और आप मुझे क्या दोगे, सबके रेंट कलेक्ट करके दोगे। लेकिन आपने एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसका तो रेंट कलेक्ट करके मुझे दिया ही नहीं, तो ये आपके एंड से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो आप मुझे कहते हो नहीं नहीं सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं हुआ है जी, क्योंकि आप डिफेंस लेते हो कि सर जिस पर्सन के आप बारे में आप बात कर रहे हो, मिस्टर ए, उसका तो रेंट ही ड्यू नहीं है।
मैं कह रहा हूं रेंट ड्यू है और आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप कह रहे हो नहीं सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी रेंट ड्यू ही नहीं हुआ है। अब जब ड्यू ही नहीं हुआ है तो मैं मांगने कैसे चले जाऊं? इन शॉर्ट घूम फिर के हमारे सामने सवाल यह है कि भाई रेंट ड्यू है या नहीं है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी रेंट ड्यू है, अकॉर्डिंग टू यू रेंट ड्यू नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 17 पता है क्या कहता है? कि भाई साहब उन्हीं को बुला लो, वो कोर्ट में आके बता दे कि भाई रेंट ड्यू है या रेंट ड्यू नहीं है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ एडमिशन। ठीक है जी, एज पर टू सेक्शन नंबर 17 उनका कोई यहां पर अब वो कौन हो गए? पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। ठीक है जी, और लास्ट आ जाता है पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। यहां पर ना इसको यूजुअली सेकंड पॉइंट को आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये तो एजेंट की ही बात हो रही है। नहीं, ऑथराइज्ड एजेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑथराइज्ड एजेंट इज कि मैंने अपने किसी एजेंट को एम्प्लॉय किया है मेरे लिए काम करने के लिए, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि वो मेरा ऑथराइज्ड एजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मैंने कहा इस मैटर के बारे में मिस्टर एक्स सब कुछ जानते हैं, आप मिस्टर एक्स से बात कर लो, जो वो कह देंगे वही फाइनल है। तो अब मिस्टर एक्स ने जो भी कहा वो मेरे बिहाफ पर भी क्या हो जाएगा? एडमिशंस हो जाएगा। सो दैट इज योर लास्ट सेक्शन नंबर 18। तो ये आपके थे पूरी की पूरी लिस्ट एज पर टू सेक्शन 16, 17 एंड 18 हु कैन मेक एडमिशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे, रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस। तो रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस में आप सेक्शन 19, 20 एंड 21 की बात कर सकते हैं। हम मेजरली फोकस करेंगे सेक्शन नंबर 19। अब सेक्शन नंबर 19 कहता क्या है, बहुत ध्यान से आराम से सुनिएगा और समझिएगा। सेक्शन 19 कहता है, सबसे पहली ही लाइन लिखी हुई है कि एडमिशंस आर रेलिवेंट। अब क्वेश्चन यही था कि भाई रेलिवेंट होते हैं एडमिशंस या नहीं होते हैं, तो सेक्शन 19 की फर्स्ट ही लाइन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एडमिशंस क्या होते हैं? रेलिवेंट होते हैं। अच्छा जी, अब रेलिवेंट हो गए तो क्या हम इनका एविडेंस भी दे सकते हैं? आइए देखते हैं। एविडेंस इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन नंबर 15 में अबाउट एडमिशंस, तो क्या वहां पर कहीं पर लिखा हुआ था कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स या सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन थी? तो आंसर आता है नो सर, इस तरह की तो कोई क्लासिफिकेशन थी ही नहीं। अभी अभी हमने इसी सेशन में 4 पॉइंट्स किए हैं, वहां पर तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था। लेकिन अब यहां पर एडमिशंस को जब आप प्रूव करेंगे तो तब ये देखा जाएगा कि किसने स्टेटमेंट दी, वो सेल्फ सर्विंग थी या सेल्फ हार्मिंग थी, और फिर वो किसके अगेंस्ट प्रूव हो सकती है, फिर उसका जनरल रूल क्या है और उसकी कुछ एक्सेप्शंस क्या है। अब इसके जनरल रूल को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि सर ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट क्या होता है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट क्या होता है। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, एग्जांपल, आपको मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं, ये देखो एग्जांपल देते हुए भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इफ संदीप खत्री इज पासिंग द स्टेटमेंट दैट यू ओ मी 1 करोड़ रुपीज, तो ये क्या है? अब बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। अब इससे मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो आंसर है सर इससे तो आपका फायदा ही होगा, 1 करोड़ आ रहे हैं और क्या चाहिए। सो दिस इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज करता हूं दैट आई ओव सो एंड सो कोई भी अमाउंट टू यू, तो ये क्या है? दिस इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स आपकी वो होती हैं जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। आई होप दोनों ही स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई हैं। अब यहां पर जनरल रूल पढ़ते हैं। जनरल रूल कहता है कि ओनली सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस, तो जो आपके सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस होते हैं उन्हीं को प्रूव किया जा सकता है। जो दूसरे एडमिशंस हैं, दूसरे कौन से बचे सर? सेल्फ सर्विंग एडमिशंस, उनको प्रूव नहीं किया जाता। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों भाई, क्यों सर? तो आंसर उसका यह निकलता है कि जब हम सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हर कोई अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, राइट। बाय डिफॉल्ट जब आप कोर्ट में जाओगे तो आप तो अपने ही अब जैसे
अपने ऐसी ही स्टेटमेंट पास ऑन करोगे जो आपके फेवर में हो। ठीक है, जनरली तो यही होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा और आपका एक सूट चल रहा है। ठीक है, ऑन वन साइड देयर इज संदीप खत्री, अनदर साइड इट्स यू। ठीक है, तो मैंने सूट किया है आपके ऊपर, सो आई एम द प्लेंटिफ, यू आर द डिफेंडेंट। और सूट का सब्जेक्ट मैटर है एक फार्म हाउस। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट पास ऑन करता हूं कोर्ट में, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि आई संदीप खत्री इज द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस। अब पहला, क्या ये जो स्टेटमेंट है ये एडमिशन है? तो अब ये आपके एज पर टू सेक्शन 14 तो सारे जो आपके एसेंशियल्स हैं चारों, उनको फुलफिल कर देगा, तो एडमिशन तो बन गया। और सेक्शन 19 में फर्स्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि आपकी रेलिवेंट होते हैं एडमिशंस। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 हम रेलिवेंसी ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब सवाल आता है सर अब तो इसको आप प्रूव कर दो। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर ये आता है कि ओनली सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर टू बी प्रूव्ड, विच मीन्स अगर मैं उस केस में ये स्टेटमेंट पास ऑन, क्योंकि मैं तो चलो प्लेंटिफ था तो इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसी केस में, लेकिन अगर आप ये कह देते कि भाई दिस फार्म हाउस बिलोंग्स टू संदीप खत्री एंड ही इज द ओनर, तो वो स्टेटमेंट जो कि आपने बोली होती वो क्या, कौन सी स्टेटमेंट होती? तो सर वो तो स्टेटमेंट हो जाती हमारी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एज पर टू सेक्शन 19 जनरल रूल आप प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी रीजनिंग के पीछे, वाई सो। द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि यूजुअल सर्कमस्टांसेस में मुझे बताइए कोई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट जो है वो पास ऑन करेगा? तो आंसर आएगा नो सर। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट जो है वो आपकी रेलिवेंट तो है ही है, आप उनको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है उनको आप प्रूव नहीं कर सकते हो। रीजन सिर्फ इसमें इसके पीछे इतना ही है क्योंकि भाई मैं तो अपने इंटरेस्ट की ही बात करूंगा। ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, और जब वो अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही स्वाभाविक नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर कोई अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बात कर रहा है तो ये उस तरीके से यूजुअल बात नहीं है। ठीक है, इसी को और अच्छे से समझने के लिए आप यहां पर इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 19 को भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको फार्म हाउस वाला एग्जांपल दे ही दिया है, उससे भी समझ सकते हैं। एडिशनल अगर आपको चाहिए तो सेक्शन 19 की जो इलस्ट्रेशन ए है वो भी यही बात कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शन का क्या मतलब है? अगर जनरल रूल ये था कि ओनली सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर टू बी प्रूव्ड, तो एक्सेप्शन क्या होगी? एक्सेप्शन का मतलब होगा कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब आपकी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगी लेकिन उसको भी आप प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस हैं सेक्शन 19 क्लॉज 1 में, सेक्शन 19 क्लॉज 2 में, और लास्ट सेक्शन 19 क्लॉज 3 में। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? सबसे पहला, अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के बाद अगर डेथ हो जाए तो वो डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगी। सेक्शन 26 क्लॉज ए, ठीक है, पहले था आपका 32 क्लॉज 1। ठीक है, विच मीन्स कि अगर कोई स्टेटमेंट आपने दी है और मान लो उसके बाद डेथ हो जाती है तो क्या वो क्वालिफाई कर जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन के लिए? अगर आंसर आता है यस, लेकिन बस अब आप रह गए हो जिंदा, मरे नहीं हो, तो अब वो किस में आ जाएगी? अब वो आपकी सेक्शन 19 क्लॉज 1 में आ जाएगी, और वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होते हुए भी आप उसको क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। अब आ जाइए 19 क्लॉज 2 क्या बात करता है? 19 क्लॉज 2 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की। ठीक है जी, स्टेट ऑफ माइंड के साथ साथ ये आपकी बात करता है स्टेट ऑफ बॉडी की भी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ माइंड, अब आपका यहां पर दिमाग चले जाना चाहिए टू सेक्शन नंबर 14 था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, एंड सेक्शन नंबर 12 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो अगर
अब इसमें पूरी वो लिस्ट आ जाती है, वो नॉलेज, इंटेंशन, इल विल, गुड विल एंड सो ऑन, ठीक है। वो आई थिंक 7 पॉइंटर्स की एक लिस्ट है, ठीक है। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी की बात हो रही है और आपने कोई स्टेटमेंट पास की है जिस वक्त ये स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्ट करता था और आपका कंडक्ट भी यही शो करता है, विच मीन्स कि जो आपने स्टेट ऑफ माइंड में है वही एज पर टू द कंडक्ट भी शो कर रहा है। यहां पे बेसिकली 19 क्लॉज 2 में 3 एसेंशियल्स बनते हैं आपके। 19 क्लॉज 2 में 3 एसेंशियल्स बनते हैं। पहला स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, दूसरा आपने स्टेटमेंट पास की जब ये एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड में से, स्टेट ऑफ माइंड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इंटेंशन मुझे प्रूव करनी है। अब संदीप खत्री की इंटेंशन है कि भाई मुझे आपको पढ़ाना है। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट पास ऑन की है कि मुझे आपको पढ़ाना है, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझ में एग्जिस्ट करती थी। और द थर्ड, द लास्ट एसेंशियल इज कि मेरा कंडक्ट भी वही शो कर रहा है। जैसे कि जब हमने डिसाइड किया कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, मैं वहां पे प्रेजेंट भी हो गया था, मैं तो आया था क्लास लेने के लिए, विच मीन्स कि मेरा कंडक्ट भी शो कर रहा है कि मेरी इंटेंशन थी क्लास लेने की, मैं तो क्लास में आया भी था, ठीक है, लेने के लिए। बट फॉर एग्जाम्पल एनी XYZ फैक्टर, हम उस दिन क्लास और किसी फैक्टर की वजह से क्लास नहीं कर पाए। लेकिन अब आपने कहा कि नहीं सर आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, तो विच मीन्स कि अगर मेरी इंटेंशन की बात हो रही है और मैंने कोई स्टेटमेंट पास ऑन की जिस वक्त वो इंटेंशन एग्जिस्ट करती थी और उसके साथ मेरा कंडक्ट भी जो है वो एड ऑन करके ये कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, ये रेलिवेंट होगा और आप इसको कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। इवन ये सेल्फ सर्विंग है, इवन ये सेल्फ सर्विंग है। इसके लिए भी आई थिंक आप इलस्ट्रेशन जो है वो रेफर कर सकते हो, इलस्ट्रेशन डी, ठीक है, ऑफ सेक्शन नंबर 19, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है जो कि इसी कॉन्सेप्ट को आपको और भी अच्छे तरीके से बताती है। तो वो भी आप आंसर में यूज कर सकते हो। अब आ जाइए लास्ट 19.3। 19.3 सिंपल से बात करता है कि अगर आपका फैक्ट सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक कहीं भी रेलिवेंट है, कहीं भी रेलिवेंट है। देखिए ये आपको समझना होगा कि एक फैक्ट 2 या 2 से ज्यादा जो है सेक्शंस में भी रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर रेलिवेंसी किसी और सेक्शन में आ जाती है तो जस्ट बिकॉज वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, सेल्फ सर्विंग एडमिशंस हैं, तो वो इररेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है। आप उसे प्रूव स्टिल कर सकते हो। So this was about the relevancy of admissions. I hope कि now section 19 is making more sense to you. ठीक है जी। I think I've used some cases as well. 2 केसेस मैंने यूज किए हैं। वन इज द लैंडमार्क जजमेंट बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट थर्ड पर्सन। तो आप किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टर ए ने कोई एडमिशन किया है तो आप ये उसके अगेंस्ट ही जरूर प्रूव कर सकते हैं, not to the third person. Second judgment is Mahendra versus Shushila, 1965 Supreme Court. Statements made by a person is that they may be proved only when they are against him. अब ये वो जनरल रूल के बारे में बात कर रही है, जनरल रूल ऑफ सेक्शन नंबर 19, that they may be proved only when they are against him. Otherwise, a party may manufacture any amount of evidence in his own favor. और अब ये यहां पे ना रीजंस भी दे रहे हैं कि क्यों हमने ये जनरल रूल बनाया है, क्यों हम सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को फेवर, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को क्यों हम प्रूव नहीं करने दे रहे हैं, उसकी रीजनिंग भी यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दी है। सो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So students, that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.